हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल केम क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। पिछली वीडियो की तरीके हम लोग इस वीडियो में भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th के बेसिस पर भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल के चैप्टर से रिलेटेड है और आगे की क्लासों में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरीके पूछी जाती है आपसे। तो आज इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द रीमर-टीमन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। हमारा जो फिनॉल होता है वो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग। इस आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड भी नाम होता है, याद रखना। बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड बेस विद एसिडिक वर्कअप। हम इसमें दो चीज़ों का यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म का और बेस का यूज करते हैं और साथ में रिएक्शन में एसिडिक वर्कअप भी कराते हैं, जिसकी वजह से हमें आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बन के मिल जाता है। दिस रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी बेस लाइक NaOH या KOH। हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोक्सी बेस के प्रेजेंस में कराते हैं। इसे होता क्या है, एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट द आर्थो पोजिशन। एक एल्डिहाइड ग्रुप आर्थो पोजीशन पर आ जाता है, फिनॉल की आर्थो पोजीशन पर आता है और एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। इसी से हमें सैलिसिल्डिहाइड या आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम रीमर-टीमन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम रिएक्शन को ध्यान दें तो ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और बेस लिया गया है और दोनों को थोड़ा सा गर्म करते हैं, जिसकी वजह से बस इसकी आर्थो पर या तो इधर आप किधर भी लगा सकते हैं, आर्थो पर एक CHO समूह आ जाता है। CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है यहाँ पर। तो ये थी रिएक्शन। अब रिएक्शन की कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन बाइफेजिक सॉल्वेंट सिस्टम। ये एक बाइफेजिक सॉल्वेंट सिस्टम में होती है। बाइफेजिक का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें दो फेजेस प्रेजेंस हो। दो फेज मतलब जैसे ठोस, द्रव, गैस ये सब होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, ये स्टेट्स में तो अलग अलग दो डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए, दो फेजेस होनी चाहिए ड्यू टू रेडली सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों नॉट रेडली सोल्युबिलिटी, ये दोनों में जो सोल्युबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है, या हम कहें आसानी से दूसरे में मिक्स नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि हमारा ये OH माइनस एक ज़्यादा पोलर कंपाउंड है, जबकि CH3 दिस इज क्लोरोफॉर्म एक लगभग पार्शियल पोलर है या नॉन पोलर भी कह सकते हैं, इसको पार्शियली पोलर होता है। ये एक पार्शियल पोलर कंपाउंड है और आप जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे कंपाउंड ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग इनमिक्सिबल रहते हैं, एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं। द बाइफेजिक सॉल्वेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस हाइड्रोक्साइड, और जो सॉल्वेंट होता है उसमें एक्वस हाइड्रोक्साइड होता है, मीन्स OH माइनस होता है। सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होता है विद एन ऑर्गेनिक फेज कंटेन्स क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म भी उसके साथ प्रेजेंस होता है। थर्ड पॉइंट है, the reaction is competitively effective if other hydroxy aromatic compounds are used naphthol। जैसे हम इसकी जगह कोई दूसरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड ले तो रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होती है, बट यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल फिनॉल का है, इसलिए हम फिनॉल ही डिस्कस करेंगे। द रिएक्शन नीड्स हीट टू इनिशिएट द प्रोसेस। रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, बट वाइल वंस इट इज स्टार्टेड, एक बार ये चालू हो जाए तो इट इज़ हाइलो एक्सोथर्मिक, और चालू होने के बाद इस रिएक्शन को हीट की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही हीट निकालता है, एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्मा छिपी होती है। मतलब रिएक्शन कराने के दौरान जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इससे थोड़ी सी हीट भी निकलती है, एज वेल एज इंक्रीजेस
रेट ऑफ रिएक्शन, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है वैसे वैसे स्पीड भी इसकी तेज होती जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। वे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं जैसे पैरॉल, एंडोल जैसे आल्सो गिव रीमर-टीमन रिएक्शन, और वो कंपाउंड भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे रिएक्शन की मैकेनिज्म को ध्यान देंगे। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म को वैसे ही हम लोग स्टेप वाइज यहाँ भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन स्टार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? डीप्रोटोनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का डीप्रोटोनेशन होगा, और किसके द्वारा होगा? विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्लोरोफॉर्म का कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन मीन्स क्लोरोफॉर्म से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसकी वजह से वहाँ निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज उसके कार्बन पर आएगा। तो देखते हैं नीचे, विच फर्दर अंडरगो अल्फा एलिमिनेशन, और वो जो हमारा क्लोरोफॉर्म कार्बन आयन बनेगा उसको फर्दर अल्फा एलिमिनेशन कराएंगे, और उसके बाद यहाँ से हमें डाइक्लोरोकार्बिन मिलेगा, जिसको हम रिएक्शन का इंटरमीडिएट मेन एक्टिव कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये कार्बिन क्या होता है? कार्बिन वो होता है, आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, CH2, और उसके जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो उसके पास इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं, और इस टाइप की स्पेसी को हम लोग कार्बिन बोलते हैं। और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे होंगे इसलिए इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोलेंगे। सबसे पहले NaOH एक्वस मीडियम में Na और OH दोनों अलग अलग हो जाते हैं, OH माइनस हमें मिल जाता है, जिसकी कि हमें हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग बेस की, और यही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ के हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जैसा कि आपको एरो दिख रहे हैं, और यहाँ से ये H2O बना के निकल जाता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये H और ये OH माइनस करके H2O होके निकल जाएंगे, और इसके बाद यहाँ का बॉन्ड अंदर की ओर डिलोकलाइज कर जाएगा, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्पेसी हमें बन के मिल जाएगी। ये है आपका क्लोरोफॉर्म कार्बन आयन, जिस पर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये क्लोरोफॉर्म का कार्बन आयन का हम अल्फा एलिमिनेशन करेंगे। अल्फा एलिमिनेशन क्यों हो रहा है? अगर हम केवल इतने टुकड़े को अलग से देखें तो C उसके ऊपर निगेटिव चार्ज और Cl। आपको अच्छे से पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो निगेटिव चार्ज इस पर होने की वजह से इसको अच्छा नहीं लगता, और ये अच्छा ना लगने की वजह से ये एलिमिनेट करके निकल जाता है, और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन भी खुद लेके जाता है, जिसकी वजह से इसका निगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर सेम यही होगा, ये यहाँ से टूट के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से Cl माइनस बाहर, और हमें ये डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ये बन के मिल जाता है। तो इसका यूज अब हम फर्दर करेंगे। फिनॉल अंडरगोज डीप्रोटोनेशन। अब फिनॉल का हम डीप्रोटोनेशन कराएंगे विद एक्वस बेस, जिसकी वजह से वो निगेटिव चार्ज आयन बनाएगा जिसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन, और उसका निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर रिंग के अंदर एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट करेगा, एक ऐसा सेंटर बनाएगा जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ सके। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन एक निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा ही, साथ साथ एक ऐसा सेंटर बनाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को एक पर्टिकुलर स्पेस या एक पर्टिकुलर सेंटर मिल जाएगा जहां उसको जुड़ना होगा। तो रिएक्शन देखें तो सेम वैसे ही यहाँ का प्रोटॉन इसके साथ निकल जाता है, जिसकी वजह से H2O यहाँ पे बाहर हुआ, और जो इसके बगल में हमारा ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूट के इसी को निगेटिव के फॉर्म में यहाँ मिल गया, तो हमें ये बन के मिल जाता है। अब अगर हम देखें इसका डिलोकलाइजेशन कैसे होता है, तो आपको पता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज करेंगे, और पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये स्पेसी मिलेगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आएगा और ये इसका यहाँ आ जाएगा। आप ये अच्छे से देख सकते हैं, इसको मैंने पीछे भी बता रखा है, तो इसलिए यहाँ इसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 4 पर और 6 पोजीशन पर हमें निगेटिव चार्ज ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशंस पर जाएगा, जिसमें से 2 और 6 हमारी आर्थो पोजीशन है, और हमें यहाँ पर आर्थो पोजीशन का कंपाउंड बन के मिलना है, इसलिए हम 2 और 6 पोजीशन का ही यूज करेंगे।
4 पोजीशन पर भी जाने के चांसेस है, लेकिन उसका यील्ड कम होता है। मेजर प्रोडक्ट हमारा 2 और 6 से ही बनता है, इसलिए हम 2 और 6 पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में कार्बिन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए ये हमारा इस फिनॉक्साइड आयन के साथ अटैच होगी और अटैच होने के बाद एक डाइक्लोरोमेथिल सब्स्टिट्यूट ऑफ फिनॉल बनाएगी। क्योंकि हमारी डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है ये भी आप समझिए। एक कार्बन पर 2 Cl- लगे हुए हैं। एक तो ऐसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख सकते हैं 2, 2 और 2 पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, साथ में इसके पास 2 ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप बन जाता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम करता है। तो यहाँ देखते हैं रिएक्शन में, ये हमारा फिनॉल है, यहाँ से डबल बॉन्ड अंदर आता है, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करता है, ये यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, और ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए अटैच हो गया। साथ में हमने एक यहाँ पर जो अंडरस्टूड होता है, आपको पता होगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है पहले से, वो हमने इसको बना भी दिया है। साथ ही एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के जाना बाहर की ओर, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड के इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास रहेगा क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बने हुए, बट ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज भी लग गया है। और साथ ही अब हम आगे स्टेप देखेंगे तो उसके लिए हमने एक नीचे स्ट्रक्चर्स के नंबर बना दिए हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे बनेंगे और नीचे हमने स्ट्रक्चर्स के नंबर लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमेथिल सब्स्टिट्यूट ऑफ फिनॉल। तो इसी को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। डाइक्लोरोमेथिल सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोलिसिस की कराएंगे और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइडाइड इससे बनाएंगे। इसका एसिडिक वर्कअप भी यहाँ कराएंगे और इसी से बनेगा। तो देखते हैं, ये आप देख रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर है जो पीछे हमने बनाया था। उसी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देते हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेता है। एक एक चीज़ को देखते हुए चलना है। जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड बनाता है तो यहाँ का बॉन्ड फ्री होता हो, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ ये डबल बन गया। और यहाँ जैसे ही डबल बनता है तो इस कार्बन के पास, आप ध्यान से देखिए, जिस पर हमारा डायरेक्टली ये O अटैच है, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए, एक ये बना है, एक ये बना है, और एक और बन जाएगा तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के इसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। इसको अपने 4 बॉन्ड्स मेंटेन रखने होते हैं, इसलिए टूट गया। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर 3 पर पहुँचे। फिर से ये काम रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होगा जब तक हमारा कंपाउंड बन नहीं जाएगा। फिर से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ का टूट के ये आगे शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होते ही ये टूट के बाहर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको हम पीछे बता चुके हैं। Cl- ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। Cl- टूट के बाहर और हमें ये स्पेसी मिल जाती है। स्ट्रक्चर 4 पर आने के बाद इस पर एक OH- हम लाकर अटैक कराते हैं, जहाँ से कार्बन सेंटर पर जाता है। कार्बन के पास जाते ही कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स होने लगते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होता है, जैसे इस फिगर में हुआ था। तो हम देखें सेकेंड फिगर की तरीके, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ गया तो ये सिंगल बॉन्ड बना के ऐड हो गया। साथ ही यहाँ का डबल बॉन्ड टूट के यहाँ डबल शिफ्ट हो गया और यहाँ का डबल टूट के यहाँ निगेटिव आयन के फॉर्म में। अब हम 5th स्ट्रक्चर तक पहुँच चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पर 5th स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा 5th स्ट्रक्चर के आगे हम देखें तो फिर से वही काम, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए यहाँ डबल, यहाँ का डबल टूट के आगे शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो गया, और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो पीछे की तरीके इस बार भी एक Cl- आयन बाहर चला जाएगा हमारा, और Cl- के जाने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो। और आप फिर से कंपेयर कराइए, तो जैसे ही ये अंदर आया यहाँ डबल बन गया, यहाँ का डबल हट गया और यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बन गया, तो इसके 4 बॉन्ड्स हो गए और जिसकी वजह से किसी पर चार्ज नहीं आएगा। फिर इसके बाद एक बार फिर से हम इस पर एक OH का अटैक कराएंगे, तो इसका OH का अटैक कराते ही यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा, और रिलीज करते ही यहाँ का ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, डबल के जस्ट बाद डबल है इसलिए वो अंदर शिफ्ट होगा, और इस बार फिर डबल के बाद डबल आ जाएगा इसलिए ये अंदर और शिफ्ट हो जाएगा।
स्ट्रक्चर 7 पर पहुंचने के बाद हम इसका एसिडिक वर्कअप कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं और सीधे सीधे इस पर O पर एक H+ अटैच होता है और हमें फिनॉल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड या फिर इसी को हम सैल्सिल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पीछे से पूरी स्टेप वाइज मैकेनिज्म समझ में आई होगी और इसको कॉपी पर नोट डाउन करके एक बार फिर से लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। अब हम देखेंगे इसका यूज क्या होता है। इस रिएक्शन का पहला यूज है कि फिनॉल का ऑर्थो फॉर्मुलेशन कराते हैं, जिससे एक बेंजोल्डिहाइड भी हमें मिल जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी उसको बेंजोल्डिहाइड बोलते हैं। इस रिएक्शन का यूज सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सेम ऐसे ही है, ये हमारा फिनॉल है और जहाँ पे हमारा CHO था वहाँ पे बस COOH होता है, इसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसका यूज हम लोग विंटर ग्रीन ऑयल बनाने में करते हैं। विंटर ग्रीन ऑयल आयोडेक्स में यूज होता है। आपने सब जानते होंगे कि आयोडेक्स की जो स्मेल होती है वो विंटर ग्रीन ऑयल की स्मेल होती है, जैसा कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज फॉर मैनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। इस रिएक्शन का बहुत से ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में यूज भी किया जाता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कोई फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ईमेल और फेसबुक पेज का लिंक भी दे रखा है, आप किसी भी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या होती है तो आप अपना टॉपिक हमें लिख कर भेजिए, हम उसे आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।